बच्चों, आप लोग फर्स्ट लेसन पढ़ चुके हैं इतिहास में। जो पहला लेसन था वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आप लोगों को पढ़ना था और आप लोग पढ़े हैं। अब सेकंड आपका है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी जो बिल्कुल आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर भी वही है, बस क्या है कि देश बदल गए हैं। जैसे आप वहाँ यूरोप के देशों के बारे में पढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और अब हम यहाँ भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ होता है, किन देशों से होता है, तो वो यूरोप महाद्वीप से होता है, यानी यूरोप महाद्वीप के देशों से, और वो फ्रांस से। आप लोग इसको पढ़े थे। तो बच्चों, हम ये देखेंगे कि भारत में कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू होता है। क्या कारण थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। बच्चों, आज हम जो अपना मैप देखते हैं ना, यानी हम 2020 में है, जो हमारा मैप है, कुल हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। यानी अब भारत जो हमारा पूरा देश है एक यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है, जिसमें एक केंद्र सरकार काम करती है और बाकी राज्य सरकारें काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैप कैसे उभर के आया। आज़ादी से पहले तो हमारा देश ऐसे इंक्लूड नहीं था, सब बिखरे थे, बहुत से राजा महाराजा शासन करते थे भारत पे, यानी भारत के सभी क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था और सभी अपना अलग अलग अपने में मस्त थे। कोई किसी पे आक्रमण कर रहा है, कोई अपने राज्य विस्तार में लगा है। उनको मतलब एक नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, एक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी काफ़ी अच्छे से समझाया था, लेकिन मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि राष्ट्र के विचारों को आत्मसात करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम, मातृभूमि से लगाव, यानी अपने देश से लगाव, एक नेशन की भावना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है आपका, आप इसमें देखिए, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। इसी के जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद, आपको पता है कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन करते हैं, पहले तो व्यापार करने आते हैं। तो सबसे पहले जब आपको ये जानना होगा कि अंग्रेज़ व्यापार करने क्यों आते हैं, तो पहला क्या होता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि भारी मात्रा में उद्योग लगाए जाते हैं। जब वहाँ पुनर्जागरण होता है, बहुत सारे आविष्कार होते हैं यूरोप में, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे उद्योगों की स्थापना करते हैं। जब उद्योगों की स्थापना करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, बहुत टाइप के उद्योग हो गए, वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही लगते हैं। इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, हॉलैंड हुआ। तो ये क्या करते हैं, जब इनके यहाँ उद्योग लगता है, इनको भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा माल मीन्स मतलब जैसे कि आप कपड़ा उद्योग लगा दें, तो कपड़े उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास होगा, नील होगा। नील मतलब जिससे वो कपड़े की रंगाई करते थे, और कपास का मतलब है कि जिससे जो खेती में उगाया जाता है उससे कपड़े को बनाते थे वो मशीनों में। ठीक है बच्चों, तो जब उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता लगने लगी, जो यूरोप से पूरा नहीं होती थी, यानी यूरोप के जो देश हैं वहाँ इतने व्यापक स्तर पर कृषि नहीं होती थी, तो उनको क्या हुआ कि उनको लगा कि हम कहाँ से ऐसे मतलब खोजें, कैसे कॉलोनी बनाना शुरू किए। वैसे तो उनके यहाँ साम्राज्यवाद चल ही रहा था, यानी एक दूसरे राज्यों पे, देशों पे आक्रमण करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खोजना शुरू किया, यानी ऐसे देश के तलाश में थे, ऐसे कि जहाँ पे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो जैसे आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, वो पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए, पुर्तगाली ही आए थे। यानी भारत में अगर किसी विदेशी का आगमन होता है तो वो सबसे पहले पुर्तगाली थे। 1498 में भारत में आता है, वो कालीकट के तट पे उतरता है, जमोरिन नामक एक शासक उसका स्वागत करता है। पुर्तगाल की बात कर रही हूँ मैं, पुर्तगाल के वास्को डी गामा की, जो भारत का खोजकर्ता माना जाता है। जब वो आता है तो उसका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है। बच्चों, दक्षिण भारत में वो मसालों का व्यापार करते थे, तो जब मसालों का व्यापार करते हैं, वो यहाँ से उसको खूब मसाला दिया जाता है, वो ले जाता है। तो जब वो ले जाता है तो उसको दुगना फ़ायदा होता है। जब दुगना फ़ायदा होता है तो फिर और व्यापारियों के साथ आता है। यानी भारत में एंट्री करने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। जब पुर्तगाली आ जाते हैं तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व
स्थापित कर लिया व्यापार करने के लिए। फिर ऐसे ही अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ चूँकि आपको पता यूके आप नाम सुनते हैं, उस समय मतलब ये ब्रिटिश कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम को ही इंग्लैंड के नाम से हम इनको जानते थे। यानी जब भी ब्रिटिशर्स का नाम आएगा, इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और वहाँ की महारानी इनको व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में भेजती है। ठीक है बच्चों, तो ये व्यापार करने के लिए जब भारत की खोज हो जाती है, सबको पता चल जाता है, तो ये सारे देश यहाँ व्यापार करने, यानी दूसरे नंबर पे कौन आता है, पहले पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच आते हैं और थर्ड नंबर पे अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज मीन्स ब्रिटिशर्स, और आप उसे जानेंगे कि वो यूके के थे। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जो आज का ब्रिटेन है। तो बच्चों वो जब आते हैं तो उनको भी यहाँ सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत की पॉपुलेशन काफ़ी थी, उस समय भी थी, और खेती भी बहुत है, क्योंकि हमारे भारत है विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। तो वो खेती तो बहुत ही थी। यूरोप के कितने, अगर यूरोप को मिला दिया जाए तो भी भारत का मैप बनता है। तो यहाँ कृषि की बहुत सारी संभावनाएँ थीं। वो बागान लगाना शुरू किए, कपास की खेती करवाना शुरू किए, नील का उत्पादन करवाना शुरू किए। तो इससे उनको कच्चा माल भी मिल गया। और बच्चों भारत के जो बहुत सारे जो गरीब वर्ग के थे, उनको वो वहाँ गिरमिटिया मजदूर के रूप में, यानी उनको काम कराने के लिए खुद ले जाते थे अपने देशों में। आज आप देखेंगे जो मॉरिशस वगैरह है, बहुत सारे जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और एशिया महाद्वीप के देश हैं, जहाँ इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। कॉलोनी मतलब उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ है कि ये किसी भी देश पे आक्रमण करके उनको मतलब पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते थे और वहाँ पे पूरा शासन करते थे, जैसे हम लोग उपनिवेश थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ के लोगों को ले जाके वहाँ पे अपना काम करवाते थे। ठीक है, मैं आपको एक वो बता रही हूँ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये अंग्रेज़ आ जाते हैं, अपना शुरू कर देते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चों आप ये जो आपको चैप्टर पढ़ना है ना, ये चैप्टर 1920 के बाद का पढ़ना है, जब गांधी जी का आगमन हो जाता है भारत में, तब पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जब अंग्रेज आते हैं, उससे पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था बच्चों। जो आज अमेरिका की पोजीशन है ना, उस समय हमारी पोजीशन हुआ करती थी। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, जो 45 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो आज अमेरिका की, यानी उस समय हमारी 45 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हुआ करती थी बच्चों। डॉलर इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉलर जो है इतनी स्ट्रॉन्ग एक करेंसी है, जिसमें पूरे देशों का व्यापार होता है। यानी जो भी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी आप जब कहीं विदेश में जाते हैं या कहीं भी जाएंगे, तो आप अगर रुपए में कुछ सामान खरीदना चाहेंगे तो वो नहीं देगा, लेकिन अगर आप डॉलर में कोई चीज़ विदेश में कहीं खरीदते हैं तो वो आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं डॉलर से। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है डॉलर, जो अमेरिका की डॉलर है। तो वैसे ही भारत इतना मतलब अमीर था। सोचिए कितनी, जो आज अमेरिका जैसे कहते हैं ना सबसे पावरफुल, सबसे विकसित और सबसे धनी देश, तो वैसे भारत 45 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बहुत होती है। लेकिन अंग्रेज हमें इतना मतलब हमारी इकोनॉमी को इतना तहस नहस, इतना बर्बाद कर देते हैं। सारा जो भी उन्हें कुछ करना रहता था, युद्ध लड़ना रहता था, आप लोग सुने थे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो भी वो विदेशों में भारत से बाहर युद्ध करते हैं, वो भारत का पैसा यूज करते हैं। अपना जो भी अपने सैनिकों को अपना वेतन लेना, यानी पूरा जो भी कहीं भी उन्हें पैसा देना होता है, कर्ज लेना होता है विश्व बैंक से, कहीं से भी, तो वो भारत का ही पैसा यूज करते हैं। तो सोचिए कितना वो भारत को लूट के पूरे भारत को बर्बाद, आज जो हमारी स्थिति है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज उसके लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं बच्चों। तो ये हमें 1920 के बाद के पढ़ना है, जब अंग्रेज पूरी तरीके से शासन करते हैं, पूरे सर्वे सर्वा रहता है और गांधी जी का आगमन होता है भारत में, उसके बाद को आपको पढ़ना है। और कैसे स्वतंत्रता की लहर और कैसे राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागती है। उससे पहले सब लोग अलग अलग थलग थे, कहीं राष्ट्रवाद मतलब धीरे धीरे निकल के आ रहा है, जैसे कोलकाता से शुरू, बंगाल से शुरू हुआ, लखनऊ से शुरू हुआ, झांसी से शुरू हुआ। आप लोगों ने फर्स्ट भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा। वहाँ से कुछ लॉ जड़ना शुरू होती है, जगह जगह आंदोलन होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वो चीज़ें हैं, आपको अब मैं बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का आगमन कब होता है? 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, तो जब भारत आते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में आप लोगों ने सुना प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को भारत मतलब महात्मा गांधी के वापस आने के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो पहले कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में रहते थे बच्चों। यानी भारत से पहले वो बैरिस्टर थे, यानी वकील थे, और एडवोकेट जिसे कहते हैं, तो वो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे। ठीक है,
तो आज ये चैप्टर यानी कैसे राष्ट्रवाद, आप देखिए लिखा क्या है। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों, विचारों, नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आए देखें कि हमारे देश में चेतना, यानी अब हम इस चैप्टर में शुरू करते हैं कि हमारे देश में कैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। बच्चों देखिए लिखा है, दूसरे उपनिवेश की तरफ भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। यानी जैसे मैंने बताया था कि अंग्रेज अपने व्यापार के चक्कर में आए थे और सस्ते मजदूर और कच्चे माल के रूप में आए थे। तो ये कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यानी पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड पे इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कोई ऐसा महाद्वीप नहीं बचा था जिस पे ब्रिटेन की कॉलोनी ना हो। तो यानी जैसे अन्य कॉलोनी में धीरे धीरे उपनिवेश मतलब जैसे कि कॉलोनी बनाना, अपना शासन करना दूसरे देशों पे। वहाँ जैसे देश तो दूसरा है, लेकिन ये जा कर के उस पर सत्ता हथिया के खुद शासन करते हैं। तो जब भी उपनिवेश आएगा आप कॉलोनी समझ जाएंगे। तो जैसे अन्य कॉलोनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, वैसे भारत में कैसे होता है ये देखिए। यानी उपनिवेशों के खिलाफ, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के साथ ही शुरू होता है उनको कि यहाँ से हम भारत से निकालेंगे, इसके खिलाफ उन लोगों के लिए आंदोलन का ये शुरुआत होती है और सब लोग एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। एक उनके खिलाफ संघर्ष करके एक जुड़ने लगते हैं, एक जुड़ाव होने लगता है, क्योंकि सबकी समस्या लगभग सेम होना शुरू होती है। यानी अंग्रेज बहुत सारा टैक्स लेते थे, तो जो कृषक वर्ग होगा, जो व्यापारी वर्ग होगा, वो तो जुड़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर, यानी कॉलोनी का असर एक जैसा नहीं था। यानी जहाँ अंग्रेज कहीं पूरे भारत में इनके खिलाफ आंदोलन एक जैसा नहीं था। बहुत सारे बच्चों आंदोलन में, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन होते थे, महात्मा गांधी जी करते थे और हमारे क्रांतिकारी करते थे। बहुत सारे हमारे देश के ही जो सैनिक थे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते थे। बहुत सारे ऐसे रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के साथ थी उस समय भी। तो सोचिए, यानी इसी को ये कह रहा है कि हर जगह एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने विभिन्न थे। यानी कुछ लोग तो अंग्रेज़ों के शासन को भी बेटर बताते थे। बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के शासन को अच्छा मानती थी और उनका सहयोग भी करती थीं। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। यानी बच्चों, जब महात्मा गांधी आते हैं उसके बाद बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाता है। उससे पहले बच्चों क्या होता है कि बहुत जो पावरफुल वर्ग हुआ करता था, जो बहुत मतलब अमीर वर्ग थे, भारत की बात कर रही हूँ, जो मतलब बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर, एडवोकेट, व्यापारी वर्ग, यानी ऊपर ऊपर ये आंदोलन चलता था। निम्न वर्ग यानी गरीब वर्ग तक, जो छोटे मोटे कृषक हुआ करते थे, उस तक ये आंदोलन नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि ये लोग उसको जोड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी आते हैं तो ये बहुत व्यापक स्तर पे पूरे भारत के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और बच्चों, आपको ये ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी के आने के बाद ही महिलाओं तक ने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। महिलाएं भी अपने घर से निकलना शुरू कर देती हैं, छात्र निकलना शुरू कर देते हैं, किसान निकलना शुरू कर देते हैं। और महात्मा गांधी का ये सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने जन जन तक आंदोलन को पहुंचाया। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें स्वतंत्र होना है, हमें अपना राष्ट्र राज्य बनाना है, हमें खुद अपने देश का मालिक बनना है, हमें शासन करना है, हम शासक होंगे। यानी इस नारों के साथ मतलब पूरा महात्मा गांधी के साथ पूरा एक बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ने लगता है। ठीक है बच्चों, इसी को बताया जा रहा है। परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने, तो मैंने आपको बताया था कि ये 20वीं सदी के बाद का पढ़ना है। अब 20वीं सदी के बाद यानी महात्मा गांधी के ये बता रहा है इसमें, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमें महात्मा गांधी के सविनय असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, यानी बहुत सारे जो सामाजिक समूह थे वो किस तरह आंदोलन में हिस्सा लिए और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए,
ये देख रहे हैं आप, ये फिगर आंदोलन का है, आपको दिखेगा। ये देखिए कितनी जनता है, महात्मा गांधी का ये आंदोलन है। और इस सड़क पे किस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं लोग, कितनी भीड़ है और कितना जुनून है लोगों में भारत को आज़ाद कराने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में। ये शुरुआत की कड़ी है, ठीक है बच्चों। तो और आगे ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा है ना। अब मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। यानी आपको यहाँ से मैं बताना शुरू करती हूँ कि कैसे कैसे शुरू हुआ। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। यानी जो बहुत अमीर वर्ग तक था, बहुत वो कहाँ कहाँ तक फैल रहा है, बहुत नीचे तबके तक फैल गया, यानी नीचे वर्ग तक फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी, यानी जन जन तक। और संघर्ष की बहुत सारी, जैसे कि जुलूस निकालना, आंदोलन करना, हड़ताल करना, क्रांतिकारियों द्वारा बम फोड़ना, अंग्रेज़ों की जो मतलब ये होती थी ना, जिसमें वो अपना कारतूस वगैरह, गन वगैरह ले जाया करते थे, और उनकी जो मतलब जिसमें पैसा रुपया रख के जाता था, जो व्यापार होता था, उसको लूटना शुरू कर दिया। उनको खजाने को लूटना क्रांतिकारियों ने शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। आप लोगों को पता है पूरे विश्व में 2 वर्ल्ड वार हुई, यानी 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें मतलब कि इतना व्यापक स्तर पर यह युद्ध लड़ा जाता है कि इतनी क्षति होती, इतनी हानि होती, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक। यानी कि जो ब्रिटेन था, जो भारत पे शासन कर रहा था, उसकी स्थिति भी ख़राब होने लगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा युद्ध में बिजी हो गए, इतना उनका पैसा ख़त्म होता था। और वो पैसा अपना नहीं देते थे बच्चों, भारत से ही देते थे, भारत का ही पैसा देते थे। फिर भी लेकिन थोड़ी सी स्थिति थी ब्रिटेन की बिगड़ने लगी। जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग थे, वैसे थोड़ी सी स्थिति उनकी ख़राब होने लगी। उनका राजनीतिक मतलब उथल पुथल होने लगा। और उसके बाद बहुत सारे मतलब जो मारे जाते हैं, धन की समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है। तो इसके कारण रक्षा व्यय में भारी, यानी उनको लगता था कि अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई दूसरा देश भी आक्रमण करेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने जो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए वह युद्ध नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। जैसे उनको डिफेंस का विस्तार करना था, अपनी रक्षा का विस्तार करना था, तो बहुत भारी मात्रा में कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के कर की वृद्धि कर देते हैं, यानी टैक्स को बढ़ा देते हैं। सीमा शुल्क, यानी जो सीमाओं पे टैक्स लगते हैं, आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो उस पर टैक्स दिया जाता है, इसी को सीमा शुल्क कहा जाता है। और आयकर शुरू कर दिया गया, यानी उसी समय इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया। लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता था काफ़ी मात्रा में। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। जब युद्ध होगा तो क्या होता है कि सब कुछ की जो मतलब सामान होते हैं, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य, उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। बहुत तेज़ी से चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें, तो जब ऐसा होगा तो आम लोग जो थे वहाँ पे रहने वाले, उनकी क्या होती, मुश्किलें बहुत बढ़ गई। वो परेशान होने लगे, वो सामान नहीं खरीद पाएंगे जब इतनी तेज़ी से मतलब महंगाई बढ़ेगी। और उन्होंने क्या किया, जबरन सिपाहियों की भर्ती, गाँव में वो क्या कर रहे थे, अपने डिफेंस का विस्तार करने के लिए जबरन सिपाहियों की भर्ती करना शुरू कर दीजिए। और इससे ग्रामीण लोग बहुत गुस्सा हुए। अब किसी को ज़बरदस्ती, जो जाना नहीं चाहता, तुम उसको ले जा करके सेना में भर्ती करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि सेना में इतने व्यापक स्तर पे सैनिकों की क्षति हो रही थी, मारे जा रहे थे बच्चों। तो 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, यानी इस बीच बहुत सारी फसल खराब हुई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का, यानी जब फसल खराब हो जाएगी बच्चों तो वहाँ खाद्य पदार्थ यानी भोजन तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। और उसी समय फ्लू जैसी एक बहुत बड़ी महामारी आ गई बच्चों। जैसा इस समय आपको कोरोना महामारी दिख रही ना, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, वैसे ही तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं चल पाता था, इतना हेल्थ सिस्टम बहुत डेवलप नहीं था। तो उस समय बच्चों फ्लू जैसी महामारी आती है और बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। इतना, जैसे कि जब फसल खराब हो जाएगी, अकाल होगा, तो बहुत सारे लोग मारे गए बच्चों। उस समय जब 1921 की जनगणना हुई थी बच्चों, जनगणना हर 10 साल में होती है, यानी जो आपकी जनगणना लोगों की काउंटिंग की जाती है, तो वो उस समय जब 1921 की जनगणना हुई थी, उसमें बच्चों इतने ज़्यादा मतलब जो लोगों का मतलब जब बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, देखिए कितने 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे उसमें। जो वो आया था, अकाल हुआ था। अकाल मतलब कि खाने पीने का सब कुछ मतलब होगा ही नहीं, तो लोग खाने को मरने लगते हैं, कोई चीज़, पशु पक्षी मानव सभी लोग मरने लगते हैं। तो
उसमें जो जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी बच्चों, उसमें केवल मतलब सबसे आज तक की, जब से जनगणना शुरू हुई और आज तक की सबसे कम वृद्धि दर अंकित की गई थी बच्चों। क्योंकि फ्लू की वजह से, अकाल की वजह से, खाद्य पदार्थों के ख़राब होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिससे वो काउंटिंग में बहुत मतलब उस समय की आज तक की सबसे कम जनगणना वृद्धि थी। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमारी जनगणना होने वाली थी 2021 में, और अभी हो नहीं पाई, वो 1921 में की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से हम लोग मतलब सब कुछ लॉकडाउन है, सब बंद है। तो अब कि लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक चलता है, उसमें लोगों को लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होता, बहुत लंबा चलता है और बहुत ही नुकसान होता है। इससे लोग सोच रहे थे कि जब युद्ध खत्म होगा, लेकिन मुसीबतें क्या, अंग्रेज और मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिए, लोगों से टैक्स बढ़ा के वसूलना शुरू कर दिए, जबरन भर्ती करना शुरू कर दिए, और ऊपर से अकाल आता है। अकाल के बाद भी सरकार कुछ सहयोग नहीं करती है, जहाँ के तहाँ लोग मारे जाते हैं। तो बच्चों, इस समय एक नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। मैंने वही कहा था, महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ेंगे, तो यही इसी नेता का नाम है महात्मा गांधी। और अब आप आगे यहीं से शुरू करेंगे। आज काफ़ी मतलब मैंने आपको जो ये क्वेश्चन समझाए, इंट्रोडक्शन समझाया, इसे पढ़िए। कल मैं जो इसका टॉपिक है सत्याग्रह का विचार, यानी महात्मा गांधी से शुरू करेंगे कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या था, यानी सत्य का आग्रह, वहाँ से शुरू करेंगे। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं वो कल पढ़ा जाएगा। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। मुझे आप लोगों को जो मैंने अभी बताया इसको समझिए, सुनिए, और इसके बाद जब आप ये समझ जाएंगे तो आगे के चैप्टर को आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप सभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों।